प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं में पाठ प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है वो समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम डायग्राम के द्वारा ये देखेंगे कि किस प्रकार किसी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने वस्तु को रखने पर, किस जगह पर रखने पर उसका प्रतिबिंब किस प्रकार का प्राप्त होगा। सबसे पहले हमारे पास अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है जो इसके P बिंदु पर टकराती है किरण। मुख्य अक्ष के साथ आने वाली प्रकाश की किरण जो बिंदु P से टकराती है, ध्रुव से टकराती है, वो हमेशा जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से वापस परावर्तित होकर वापस मुड़ जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण ये दो प्रकाश की किरण दिखाई है मैंने। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण हमेशा परावर्तन के बाद अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। फोकस को हमने F द्वारा दिखाया है। परावर्तन के बाद ये मुख्य फोकस के अंदर से गुजरेंगे। इस प्रकार अगर ऑब्जेक्ट यानी वस्तु अनंत पर हो, ये हमारी एक ऑब्जेक्ट है AB, अगर ये अनंत पे है, इन्फिनिटी पे है, तो ऑब्जेक्ट की इमेज, वस्तु की इमेज, वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। और फोकस पर जब वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो इसकी प्रकृति, यानी अगर ऑब्जेक्ट वस्तु की जो स्थिति है वो इन्फिनिटी है, अनंत है, तो प्रतिबिंब हमेशा मुख्य फोकस पर बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। इसकी अगर प्रकृति की बात करें कि ये बनेगा कैसे, तो आप देख सकते हैं कि फोकस पर बनने वाला प्रतिबिंब बिंदु के आकार का बनता है। और किस प्रकार का होगा, ये वास्तविक भी है क्योंकि हम इसको पर्दे में प्राप्त कर सकते हैं, और आभासी भी होगा। वास्तविक, आभासी नहीं, उल्टा, वास्तविक और उल्टा होगा। तो ये स्थिति है जब वस्तु के सामने प्रतिबिंब बनता है फोकस पर, जब वस्तु को हम लेते हैं अनंत पर। दूसरे अवतल दर्पण के सामने, ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है जो P बिंदु पे प्रकाश की किरण टकराती है, जिस रास्ते से वो जाती है उसी रास्ते से वापस परावर्तित होकर वापस मुड़ जाती है। अब वस्तु, अवतल दर्पण का ये वक्रता केंद्र है। अगर हम वस्तु को इस वक्रता केंद्र से परे रखें, वक्रता केंद्र से दूर रखें, ये वस्तु हमने वक्रता केंद्र से दूर रख दी AB। किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को दिखाने के लिए कम से कम 2 किरण आरेख जरूर खींचने हैं, ताकि जब वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो हम उसके से प्राप्त होने वाले प्रतिबिंब यानी इमेज को दिखा सकें। हमें पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण हमेशा फोकस में से गुजरती है। ये इसका फोकस है। परावर्तन के बाद किसी भी प्रकाश के केंद्र से आने वाला प्रकाश यानी वस्तु से आने वाला प्रकाश जब अवतल दर्पण पर टकराता है और वो प्रकाश की किरण अगर वक्रता केंद्र C से गुजरती है, यहाँ दिखा देते हैं C को, C से गुजरती है, तो परावर्तन के बाद C से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उसी रास्ते से वापस मुड़ जाती है। अब ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं वह बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब को निरूपित करता है। यानी अब इमेज जो बनी, प्रतिबिंब जो बना, वो उल्टा बना A-B'। तो इस प्रकार अगर अवतल दर्पण के सामने C से परे हम वस्तु को रख दें तो वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा C और F के बीच में बनेगा और वस्तु से छोटा बनता है और उल्टा बनता है, वास्तविक भी होगा और आभासी भी होगा। यानी अगर हम स्थिति देखें
मैं यहाँ लिख देता हूँ कि वस्तु कहाँ है, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, उसके बाद कि उसका साइज क्या होगा, और साइज के बाद उसकी प्रकृति कैसी होगी, ये सभी बातें हम नोट कर सकते हैं। अब इस डायग्राम के अनुसार वस्तु हमारी कहाँ है, सी से परे है, सी से परे है, और जब वस्तु सी से परे है तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनता है, प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में। साइज कैसा है, छोटा है। प्रकृति कैसी है, वास्तविक है। और उल्टा है। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम अब करें अगला केस, हम वस्तु को सी पर रख देते हैं। कहाँ रख देते हैं, सी पर। यह अवतल दर्पण है, इसके सामने ये इसका वक्रता केंद्र सी है, ये पी है, यह अवतल दर्पण है। इसके सामने अब हम ऑब्जेक्ट को सी पर ही रख देते हैं। सी पर जब प्रकाश की किरण, एक प्रकाश की किरण है जो सी से होकर, सी से दर्पण टकराएगी, जो कि मुख्य अक्ष के समांतर होगी। जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है प्रकाश की किरण, वो हमेशा फोकस से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। और एक प्रकाश की किरण को हम फोकस से गुजारते हैं एफ से। हमें पता है कि फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद और समांतर जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो हमें सी पर ही नज़र आता है, वस्तु के आकार के बराबर नज़र आता है। तो अगर वस्तु को हम सी पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी सी पर बनता है और साइज वस्तु के बराबर बनता है। और प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ठीक है, ये थर्ड कंडीशन होगी हमारी। उसके बाद अब हम करते हैं, अगर वस्तु को अब हम कहाँ रखें, हमने 3 कर ली। अब हम फोर्थ कंडीशन करते हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट को, वस्तु को अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने, ये अवतल दर्पण है, इसके सामने ये सी है, ये इसका एफ है, सी और एफ के बीच में रखते हैं। जब हमने वस्तु को सी और एफ के बीच में रखा तो हमें पता है कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, वो परावर्तन के बाद फोकस में से होकर गुजरती है। तो एक प्रकाश की किरण को हम फोकस से होकर गुजार देते हैं। दूसरी, अगर एक प्रकाश की किरण जो हम ऑब्जेक्ट से सीधा दर्पण पर टकराते हैं इस जगह पर, और वो परावर्तित होकर सी से गुजरती है, जब ये किरण और पहले वाली जो समांतर से फोकस होकर गुजरी किरण जिस बिंदु पे मिलती हैं, वहाँ वस्तु की हमें इमेज प्राप्त होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अवतल दर्पण के सामने अगर वस्तु को सी और एफ के बीच रखते हैं तो हमेशा उसका जो प्रतिबिंब है वो हमें सी से परे मिलेगा, सी से परे, और बहुत बड़ा मिलेगा, बहुत बड़ा होगा साइज में। प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति उसकी वास्तविक होगी और उल्टा होगा। ये फोर्थ कंडीशन है जब हम वस्तु को सी और एफ के बीच में रखते हैं। फिफ्थ कंडीशन में अब अगर हम वस्तु को एफ पर रख देते हैं, हमने पहले किया था कि वस्तु को जब हम अनंत पर लेते हैं तो प्रतिबिंब हमें फोकस में प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि अगर हम अब ऑब्जेक्ट को अवतल दर्पण के सामने, ऑब्जेक्ट को अवतल दर्पण के सामने फोकस पर लेते हैं, ये एफ है, इसका फोकस है, इस पर अगर हम ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो इससे बनने वाला प्रतिबिंब
हमें अनंत पर प्राप्त होगा। हमें पता है कि समांतर मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण हमेशा फोकस से होकर गुजरती है। क्लियर। और एक प्रकाश की किरण जो दर्पण से सीधा टकराती है और परावर्तन के बाद वो हमें सी से होकर गुजरती हुई दिखाई देती है। तो इस प्रकार जो वस्तु का इमेज बनेगी, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, वो हमें अनंत पर जाता हुआ दिखाई देगा, इन्फिनिटी पे जाता हुआ दिखाई देगा। इसका अर्थ है कि जब हम वस्तु को F पर लेते हैं तो उसकी प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो अनंत पर होगी, और जब साइज जो होगा वो बहुत अत्यधिक बड़ा होगा, और प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगा वो और उल्टा होगा। क्लियर। उसके बाद वस्तु को अगर F और P के बीच रख देते हैं, ये हमारा अवतल दर्पण है। अगर ऑब्जेक्ट को, ये हमारा F है, ये हमारा P है, ये मुख्य अक्ष है, अगर हम इस दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने ऑब्जेक्ट को P और F के बीच में रख देते हैं, तो इस प्रकार हमें पता है कि एक प्रकाश की किरण जो P पर टकराती है, P पर टकराने के बाद जिस कोण पे वो टकराती है उसी कोण के ऊपर वो वापस परावर्तित हो जाती है। इसी प्रकार जो किरण सीधा मिरर पर टकराती है, अवतल दर्पण पर टकराने के बाद वो हमेशा C से होकर गुजरती है। लेकिन ये दोनों किरणें हमें दर्पण के अंदर किसी एक बिंदु पर मिलती हुई नजर आती है। यानी इस कंडीशन में जब हम ऑब्जेक्ट को P और F के बीच में लेते हैं तो हमें प्रतिबिंब जो प्राप्त होता है वो वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है और सीधा भी प्राप्त होता है, लेकिन दर्पण के पीछे। तो वस्तु की जो स्थिति है वो है P और F के बीच में। प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो कहाँ होगा, प्रतिबिंब वो होगा दर्पण के पीछे। और कैसा होगा, दर्पण के पीछे, हम लिखेंगे दर्पण के पीछे। अब दर्पण के पीछे है, इसका मतलब है वो वास्तविक नहीं होगा, वो आभासी होगा, और आप देख सकते हैं कि वो सीधा भी है। साइज कैसा होगा, वस्तु से बड़ा, बहुत बड़ा। तो इस प्रकार हमने 6 केस किए हैं जब हम अवतल दर्पण के सामने वस्तु को उसके अनंत पर रखते हैं, उसके फोकस पर रखते हैं, उससे C से परे रखते हैं, C और F के बीच में रखते हैं, P और F के बीच में रखते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अवतल दर्पण के द्वारा जितने भी प्रतिबिंब बने हैं वो वास्तविक हैं और उल्टे हैं, यानी कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। सिर्फ एक कंडीशन ऐसी होगी, जब हम ऑब्जेक्ट को P और F के बीच में लेते हैं तब हमें प्रतिबिंब आभासी और सीधा प्राप्त होता है। तो आज हमने किया कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनाए जाते हैं। धन्यवाद।